इस लेक्चर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 23 जनवरी को, यानी कि आज। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है, इनकी जो स्टैचू है, एक ग्रांड स्टैचू बनाया जाएगा इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। आप सबको पता है अभी जो इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति जलती रहती थी इंडिया गेट के बिल्कुल नीचे, वो 1971 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की थी। अमर जवान ज्योति एक आग जलती रहती थी, आपने देखा होगा अगर इंडिया गेट पे गए होंगे तो। वहाँ पे वो शिफ्ट कर दिए, एक नया वार मेमोरियल बनाया था अभी 2-3 साल पहले ही, वार मेमोरियल वहाँ पे शिफ्ट कर दिया अमर जवान ज्योति। ये 1971 में इसलिए बनाई गई थी जब पाकिस्तान से वार हुआ था इंडिया का, तो उसमें जो जवान शहीद हुए थे तो उनके लिए एक तरह से आहुति ये भेंट की थी कि उनके बलिदान के लिए ज्योति जलती रहेगी हमेशा, और हमेशा ये 24 घंटे 24 आवर जलती रहती है सालों साल। तो ये अभी शिफ्ट कर दिया और एक ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का वहाँ पे इंडिया गेट पे एक स्टैचू लगाया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से एक आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी बनाया हुआ है जो 2019, 20, 21, 2022 में दिया जाएगा। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे अनाउंस किया जाता है ये 23 जनवरी को। जो ये पुरस्कार है किस लिए दिया जाता है? आपदा प्रबंधन के लिए, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। जो भी कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल्फलेस सर्विस देता है, मान लो कहीं पे आपदा आ जाए, डिजास्टर, अर्थक्वेक, भूकंप आ जाए या वोल्केनो फट जाए कहीं पे, या मान लो आपका साइक्लोन आ जाए, इस स्थिति में जो लोगों की सहायता करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ये 23 जनवरी को हर साल अनाउंस किया जाता है। इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 51 लाख और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है अगर कोई इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है तो। अगर किसी एक इंडिविजुअल आदमी को ये पुरस्कार दिया जाता है तो उसको 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्मदिन होता है 23 जनवरी को, 1897 में इनका जन्म हुआ। ये उड़ीसा में कटक है जो प्लेस, वहाँ पे जन्म होता है। पहले तो आज़ादी से पहले ये बंगाल प्रोविंस का ही पार्ट हुआ करता था। इनके माता पिता का नाम है प्रभावती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस। इनका जो जन्मदिन है पराक्रम दिवस के नाम से 23 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना, पराक्रम दिवस किसे बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को कहा जाता है। इनकी एजुकेशन और अर्ली लाइफ क्या थी? 1919 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया था। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आईएएस की, पहले उसको आईसीएस कहा जाता था आज़ादी से पहले, बाद में नाम चेंज कर दिया उसका, सिविल सर्विस एग्जाम। बोस जी ने लेकिन बाद में रिजाइन कर दिया था आईसीएस से। ये विवेकानंद जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे विवेकानंद जी को, और अपना पॉलिटिकल मेंटर, पॉलिटिकल गुरु मानते थे सीआर दास जी को, चित्तरंजन दास जी को। इन्होंने जो दास जी का न्यूज़पेपर था फॉरवर्ड, उनमें एडिटर की तरह काम किया। बाद में अपना एक न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश कर लिया स्वराज नाम से। ये कांग्रेस के साथ भी एसोसिएट रहे। इन्होंने अनक्वालिफाइड स्वराज की डिमांड की, इंडिपेंडेंस की डिमांड की। और इन्होंने मोतीलाल नेहरू जी की जो रिपोर्ट आई थी 1928 में, उसको इन्होंने अपोज किया, विरोध किया, क्योंकि इसमें मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी इंडिया ने, और ये चाहते थे स्वराज, इंडिपेंडेंस हो बिल्कुल। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि इंडिया आज़ाद तो रहेगा लेकिन किसके अंडर रहेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहेगा। तो इसकी इन्होंने अपोज की थी, इस रिपोर्ट की। इन्होंने साल्ट सत्याग्रह जो 1930 में चला था, गांधी जी ने चलाया था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, हिस्सेदारी ली। लेकिन बाद में ये अब बंद कर दिया था। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चला था इसके बाद, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाद में बंद कर दिया था। और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन हुआ गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन उस टाइम पे वायसरॉय थे उनके बीच में। लेकिन इन दोनों को ही अपोज किया। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसको बंद कर दिया था, इसके सस्पेंशन को भी अपोज किया और इस पैक्ट को भी अपोज किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और देखो, इससे पहले 1922 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। 1930 में देखो, ये लेफ्ट पॉलिटिक्स जो कांग्रेस में थी उससे एसोसिएट हो गए जवाहरलाल नेहरू और एमएन रॉय के साथ मिलके। इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा कांग्रेस का 1938 में, हरिपुरा में जो इलेक्शन हुए थे,
तो वहाँ पे जीत गए थे। फिर दोबारा 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ था जो कांग्रेस का, हर साल जो अधिवेशन होता था कांग्रेस का, एक प्रेसिडेंट चुने जाते थे इलेक्शन के जरिए कांग्रेस के अंदर ही। जो कांग्रेस पार्टी है, जो आज की कांग्रेस है वही इंडियन नेशनल कांग्रेस वही है। हर साल इलेक्शन होते हैं इसके प्रेसिडेंट के, तो 2 बार जीते थे। जब 1939 में जब ये इलेक्शन जीते थे तो इनके अपोजिट दूसरे कैंडिडेट जो खड़े हुए थे इलेक्शन में वो थे गांधी जी के पट्टाभी सितार मैया। गांधी जी इनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये पट्टाभी सितार मैया हार गए थे और ये 1939 में ये जीत गए थे। देखो कांग्रेस के मेंबर के अंदर इलेक्शन होता था, ये लोग वोट नहीं करते थे इसमें, कांग्रेस के जितने भी मेंबर थे वही वोट करते थे, एक आदमी को अपना प्रेसिडेंट चुनते थे। तो पट्टाभी सितार मैया हार गए थे उस टाइम पे। तो गांधी जी ने ये कहा था ये मेरी हार हुई है। तो इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, मतभेद थे विचारधारा में गांधी जी और बोस जी के। तो बोस जी ने बाद में फिर रिजाइन कर दिया था, तो फिर इन्होंने लेफ्ट कांग्रेस से भी रिजाइन कर दिया था। राजेंद्र प्रसाद जी को, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के आज़ाद भारत के, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था कांग्रेस का उस टाइम पे 1939 में, जब इन्होंने रिजाइन कर दिया था बोस जी ने। फिर बाद में इन्होंने रिजाइन करने के बाद एक नई पार्टी बना ली, द फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक इसलिए बनाई थी ताकि जो पॉलिटिकल लेफ्ट और मेजर सपोर्ट करते हैं बंगाल में, स्टेट में, तो वो सब कंसोलिडेट हों, एक जगह इकट्ठे हों। और एक बात याद रखनी है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी वो विद इन द कांग्रेस बनाई थी, कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, इससे अलग नहीं थी। ये बात आपको याद रखनी है इसमें। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इनकी कमांड भी इन्होंने संभाली थी, पहले ये एस्टेब्लिश की थी इंडियन नेशनल आर्मी मोहन सिंह ने, और जापान के एक मेजर थे ये इवाइची फुजीवारा, इन्होंने मिलकर मोहन सिंह के साथ ये इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। इंडियन नेशनल आर्मी में देखो इंडियन प्रिजनर थे, जापान का आपको पता उस टाइम पे युद्ध चल रहा था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ब्रिटिश का और जापान का। तो जापान ने जो इंडियन आर्मी के, जो इंडियन आर्मी थी ना ब्रिटिश की, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसके जो जवान थे उनको कैप्चर कर लिया था। मलेशिया है जो, वो और सिंगापुर, मलेशिया सिंगापुर आप जानते हो कहाँ पे देश, तो इन देशों में जो लड़ रहे थे जापान के अगेंस्ट, उनको इंडियन प्रिजनर को गिरफ्तार कर लिया था और फिर जेल में डाल दिया था। तो इनको मिला के, इन प्रिजनर को मिला के ही एक आर्मी बनाई थी इंडियन नेशनल आर्मी, मोहन सिंह जी ने जापान के मेजर इवाइची फुजीवारा के साथ मिलके। ये 1943 में बनाई थी, 21 अक्टूबर 1943 को फिर बनाई थी। और फिर बाद में इंडियन नेशनल आर्मी की जो कमांड है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने हाथों में ले ली, और उसके बाद आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की इन्होंने फॉर्मेशन की, सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। और फिर जुलाई 1943 में ही दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया, स्लोगन दिया, क्योंकि ये सिंगापुर आए थे, जापान के कंट्रोल में था उस टाइम पे सिंगापुर, ये पहले जर्मनी रहते थे, तो जर्मनी से सिंगापुर आए थे, बाद में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई सिंगापुर से ही। फिर इन्होंने आईएनए में देखो दोनों प्रिजनर थे, तो इंडियन प्रिजनर थे, सिंगापुर से थे, और साउथ ईस्ट एशिया में जो भी प्रिजनर थे ना, कैदी थे, जापान ने कैप्चर कर रखे थे, सारे जो कैदी थे उनको मिला के इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। लगभग इसकी स्ट्रेंथ थी 50,000, इसमें सैनिक थे, सोल्जर थे। इंडियन नेशनल आर्मी ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो अलाइड फोर्स से फाइट की थी 1944 में, ये इम्फाल से, बर्मा से लड़े थे। 1945 में ब्रिटिश ने इनके बहुत सारे जो इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर थे उनको गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमा चलाया, ट्रायल किया, और इसके विरोध में हमारे पूरे राष्ट्र में, पूरे इंडिया में डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे, प्रदर्शन हुए थे कि इनको आज़ाद किया जाए। बाद में इनका केस भी लड़ा था बहुत सारे प्रसिद्ध वकील ने। फिर इनकी डेथ हो जाती है सुभाष चंद्र बोस जी की 1945 को। ताइवान में एक प्लेन क्रैश हो जाता है ऐसा माना जाता है, लेकिन जो इनकी डेथ है उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी जाती है कि इनके डेथ के लिए षड्यंत्र रचे गए थे, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, विवाद है इनकी डेथ के ऊपर। लेकिन जनरली ये माना जाता है 1945 में ताइवान में एक प्लेन क्रैश हो गया था, नष्ट हो गया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो यही था इस लेक्चर में।